किसी की नौकरी और उसके बिजनेस में असली फर्क क्या है? सुनने में ये सवाल बहुत सिंपल लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन इसका जवाब पैसे को लेकर किसी की पूरी सोच बदल सकता है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली वहां नहीं पहुंच पाते जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और उसकी वजह अक्सर यही एक छोटा सा फर्क ना समझ पाना होता है। तो आज का हमारा मेन फोकस यही है, अपने बिजनेस पर ध्यान दें। हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल वित्तीय लेख है और हमारा मिशन है इससे ये समझना कि सिर्फ सैलरी पर नहीं बल्कि एसेट्स बनाने पर ध्यान देना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए क्यों जरूरी है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की एक कहानी से करते हैं, जिसने मेरा तो सच में दिमाग ही घुमा दिया। और ये कहानी मतलब इस पूरे आइडिया की नींव है। ये दिखाती है कि जो बिजनेस हमें ऊपर से दिखता है, असली खेल अक्सर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए स्टूडेंट से बात करने गए। लेक्चर खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स उन्हें पास के एक बार में ले गए। माहौल काफी कैजुअल था, सब बातें कर रहे थे। और उसी कैजुअल माहौल में रे क्रोक ने उन तेज तरार एमबीए स्टूडेंट से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मैं किस बिजनेस में हूँ? जाहिर है सब हंसने लगे। उन्हें लगा ये कोई मजाक है। हाँ, कि ये क्या सवाल हुआ। आखिरकार एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके कहा, रे, ये भी कोई पूछने की बात है? दुनिया में कौन नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? इस पर रे क्रोक मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था तुम लोग यही कहोगे। वो एक पल रुके और फिर उन्होंने जो कहा उसने वहां बैठे हर इंसान की सोच बदल दी। उन्होंने कहा, मेरा बिजनेस हैमबर्गर नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। एक मिनट, हैमबर्गर और रियल एस्टेट, ये बात तो मतलब मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैकडॉनल्ड्स का असली खेल बर्गर का नहीं, जमीन का है। और यहीं पर उनकी जीनियस स्ट्रैटेजी सामने आती है। रे क्रॉक ने समझाया कि उनका प्राइमरी बिजनेस बेशक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, हाँ? लेकिन वो असल में फ्रेंचाइजी नहीं बेच रहे थे, वो उस फ्रेंचाइजी के नीचे की जमीन बेच रहे थे। अच्छा। वो जानते थे कि किसी भी स्टोर की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी लोकेशन होती है, वो जमीन, वो चौराहा। सही बात है। तो असल में जो भी व्यक्ति फ्रेंचाइज खरीद रहा था, वो अनजाने में रे क्रॉक के संगठन के लिए उस कीमती जमीन की मॉर्गेज पे कर रहा था। अरे बाप रे, मतलब हर बर्गर की बिक्री से वो दुनिया के सबसे कीमती कोनों के मालिक बन रहे थे। बिल्कुल। और नतीजा, आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ओनर है रियल एस्टेट का। कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा दुनिया के सबसे व्यस्त चौराहे उनके हैं। और यही अपने बिजनेस पर ध्यान देने का सबसे पावरफुल उदाहरण है। रे क्रॉक अपने प्रोडक्ट यानी हैमबर्गर और अपने असली बिजनेस यानी एसेट्स, जो कि रियल एस्टेट था, के बीच का फर्क बहुत अच्छी तरह जानते थे। रे क्रोक की ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। हम में से कितने लोग अपनी नौकरी को ही अपना असली बिजनेस समझ बैठते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। स्रोत में इसे स्कूल का जाल कहा गया है। स्कूल का जाल? हाँ, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें यही सिखाता है कि हम जो पढ़ते हैं हम वही बन जाते हैं। आपने कानून पढ़ा तो आप वकील बन गए, आपने खाना बनाना सीखा तो आप शेफ बन गए। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, ये स्किल्स हमें नौकरी दिलाती हैं, पैसा कमाने में मदद करती हैं। बुराई नहीं है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा है। ये हमें एक बहुत अच्छा कर्मचारी बना देता है, पर हम अपना खुद का बिजनेस बनाना भूल जाते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी मेहनत किसी और के बिजनेस को बड़ा करने में लगा देते हैं, किसी और को अमीर बनाने में। हमारी मेहनत का असली फायदा कंपनी के मालिक को जाता है, सरकार को टैक्स के रूप में और बैंक को लोन की किस्तों में। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि किसी का बिजनेस उसके एसेट कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है, जबकि उसकी नौकरी उसके इनकम स्टेटमेंट के इर्द गिर्द। और यहीं से पैसों को लेकर दो अलग अलग माइंडसेट्स की शुरुआत होती है। बिल्कुल। एक माइंडसेट है जो सिर्फ आमदनी पर फोकस करता है, मुझे सैलरी बढ़वानी है या प्रमोशन मिल जाए तो बढ़िया है। हाँ, या मैं ओवरटाइम करूंगा। ये सब आपको जिंदा रहने में मदद करता है, पर ये आपको अमीर नहीं बनाता। और दूसरा माइंडसेट उस व्यक्ति का है जो एसेट्स पर ध्यान देता है। वो सोचता है कि कमाए हुए पैसे से ऐसी क्या चीजें खरीदी जाएं जो उसके लिए और पैसा कमा कर दें। यहीं से असली खेल शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर लोग जिसे एसेट समझते हैं वो असल में एसेट होता ही नहीं। जैसे अपना घर? रुकिए, लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा से सिखाया जाता है कि सर पर अपनी छत सबसे बड़ा एसेट होता है। हाँ, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे का अपना घर हो। तो क्या ये सोच पूरी तरह गलत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और स्रोत इसका जवाब बहुत साफ देता है। उनके हिसाब से एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले।
और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बिल्कुल। अब इस परिभाषा के हिसाब से सोचें, क्या आपका घर जिसमें आप खुद रहते हैं आपकी जेब में पैसा डालता है? नहीं, उल्टा हर महीने उसकी मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और अगर लोन पर है तो ईएमआई, वो तो पैसा निकालता है ना। तो इस परिभाषा के हिसाब से वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। हाँ, अगर आपके पास एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसे आपने किराए पर दिया है और उससे हर महीने पैसा आ रहा है, तो वो एक एसेट है। एग्जैक्टली। और यही फर्क कार या महंगे गैजेट्स पर भी लागू होता है। एक नई कार शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी कीमत का 25% खो देती है। वो एसेट कैसे हो सकता है? स्रोत में कमाल का किस्सा है। एक बार उन्हें लोन नहीं मिला क्योंकि बैंक ने कहा कि उनके पास बहुत ज्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है जिससे किराया आता है, पर कोई नॉर्मल नौकरी नहीं है। और मजे की बात यह है कि उसी लोन एप्लीकेशन में उन्होंने अपने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब और आर्ट कलेक्शन को भी एसेट दिखाया था, जिस पर बैंक ने कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब बैंक वालों को उनके असली बिजनेस से ज्यादा उनके अरमानी सूट पर भरोसा था। ये तो पूरी तरह से उल्टी सोच है। हाँ, जो चीज सच में पैसा कमा कर दे रही थी उसे जोखिम माना गया और जो चीजें सिर्फ खर्चा करवा रही थी उन्हें संपत्ति मान लिया गया। तो अगर घर, कार और महंगे सामान असली एसेट्स नहीं हैं, तो फिर असली एसेट्स क्या हैं? स्रोत के हिसाब से असली एसेट्स की कुछ कैटेगरीज है। पहली, ऐसे बिजनेस जिनमें आपकी मौजूदगी की जरूरत न हो। मतलब आप उनके मालिक हों लेकिन उन्हें कोई और चला रहा हो। अगर आपको वहां रोज काम करना पड़ रहा है तो वो आपका बिजनेस नहीं, आपकी नौकरी बन जाती है। बिल्कुल। दूसरी, स्टॉक्स, यानी आप किसी सफल बिजनेस के छोटे से मालिक बन जाते हैं और उनकी ग्रोथ का फायदा आपको मिलता है। तीसरा, बॉन्ड्स। चौथा, इनकम पैदा करने वाली रियल एस्टेट, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको किराया कमा कर दे। पांचवा, नोट्स या IOUs, जहां कोई आपको ब्याज पर पैसा लौटाता है। और आखिरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कोई किताब लिखना, गाना बनाना या कोई पेटेंट। हाँ, एक ऐसा काम जो आप एक बार करते हैं और वो आपको जिंदगी भर रॉयल्टी कमा कर देता है। ये सभी आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाने के तरीके हैं। तो इन्हें बनाने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या आपने नौकरी छोड़कर तुरंत कोई बिजनेस शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और ये सलाह बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है अपनी दिन की नौकरी करते रहें, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें और जो पैसा बचता है उससे चुपचाप असली एसेट्स खरीदते रहें। हाँ, नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी शुरू करने की जल्दी बिल्कुल ना करें। और इसके पीछे एक बहुत मजबूत कारण भी है। आंकड़े दिखाते हैं कि 10 में से 9 कंपनियां पहले 5 सालों में ही फेल हो जाती हैं। तो जब तक आपके अंदर अपना बिजनेस चलाने की बहुत स्ट्रांग डिजायर ना हो, तब तक अपनी नौकरी के साथ साथ अपने एसेट कॉलम पर काम करना ज्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा फैसला है। इसे ऐसे सोचिए, आपका एसेट कॉलम आपकी फाइनेंशियल आर्मी है। हर महीना आप उसमें एक नया सिपाही भर्ती कर रही हैं। धीरे धीरे ये आर्मी इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको खुद लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह। और शॉर्ट में एक लाइन है जो इस बात को हमेशा के लिए मेरे दिमाग में बैठा गई। कौन सी? जब $1 आपके एसेट कॉलम में जाता है तो वो आपका कर्मचारी बन जाता है। वो दिन के 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसे के लिए नहीं। यहाँ एक और अच्छी सलाह दी गई है कि ऐसे एसेट्स में निवेश करें जिनसे आपको लगाव हो। लेखक को रियल एस्टेट और छोटी कंपनियों के स्टॉक से प्यार था। सही बात है। वो कहते हैं अगर आप किसी चीज से प्यार नहीं करते तो आप उसकी देखभाल भी नहीं करेंगे। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को पसंद करते हैं और उसे गहराई से समझते हैं तो उसका जोखिम अपने आप कम हो जाता है। ये सारी बातें एक जरूरी सवाल की तरफ ले जाती हैं। अगर हमें अपने खर्च कम रखने हैं और सारा पैसा एसेट्स बनाने में लगाना है, तो इसका क्या मतलब है? क्या जीवन में कोई महंगी चीज, कोई लग्जरी नहीं खरीदनी चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। जवाब कब में है। अच्छा। अमीर और गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों में लग्जरी की चीजें खरीदने को लेकर सिर्फ टाइमिंग का फर्क होता है। इसे थोड़ा और साफ करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर लग्जरी की चीजें सबसे पहले खरीदते हैं जैसे ही उनके पास थोड़ा पैसा आता है या क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। वो एक बड़ी कार, महंगा फोन या ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हैं, अक्सर कर्ज लेकर, ताकि वो अमीर दिख सकें। वो अमीर दिखते तो हैं, लेकिन हकीकत में वो कर्ज में और गहरे डूब जाते हैं। इसके ठीक उलट अमीर लोग लग्जरी की चीजें सबसे आखिर में खरीदते हैं। वो पहले अपना एसेट कॉलम बनाते हैं। हाँ, वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस में निवेश करते हैं
और फिर जब उस एसेट कॉलम से इतनी पैसिव इनकम होने लगती है, उस इनकम से वो अपनी लग्जरी की चीजें खरीदते हैं। वो अपनी मेहनत की कमाई, अपनी तनख्वाह से लग्जरी नहीं खरीदते। बिल्कुल नहीं। इसका एक शानदार उदाहरण दिया गया है लेखक की पत्नी किम और उनकी मर्सिडीज कार का। किम को एक मर्सिडीज खरीदनी थी। ज्यादातर लोग शायद कार लोन ले लेते या अपनी सेविंग्स खर्च कर देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इंतजार किया, 1-2 नहीं, पूरे 4 साल। और इन 4 सालों में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को और बढ़ाया। उन्होंने और ज्यादा इनकम पैदा करने वाली प्रॉपर्टीज खरीदी। उनका एसेट कॉलम लगातार मजबूत होता गया। तब उन्होंने वो कार खरीदी। उस कार को खरीदने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मेहनत या जोखिम नहीं लेना पड़ा। उनके अपार्टमेंट हाउस ने, उनके एसेट्स ने वो कार खरीदी। वाह! इस तरह वो कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को साबित करने का एक असली इनाम थी। बिल्कुल, उसका मतलब था कि उन्होंने अपनी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे हासिल किया था। इसके ठीक उलट, जब कोई व्यक्ति जोश में आकर कर्ज पर कोई महंगी चीज खरीदता है तो शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी ही उसकी ईएमआई एक बोझ बन जाती है और एक समय के बाद उसी चीज से चिढ़ होने लगती है जिसके लिए इतना कर्ज लिया था। वो खुशी की जगह तनाव का कारण बन जाती है। तो आज की चर्चा का सार यही है। सबसे पहले अपने पेशे और अपने बिजनेस के बीच के फर्क को पहचानें। आपकी नौकरी आपकी आमदनी है, आपका बिजनेस आपके एसेट्स हैं। दूसरा, अपना फोकस आमदनी बढ़ाने से हटाकर अपने एसेट कॉलम को बनाने पर लगाएं। हर महीने कुछ ऐसा खरीदें जो आपकी जेब में पैसा डाले, न कि निकाले। तीसरा, असली एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच फर्क करना सीखें। एसेट एक ऐसा पेड़ है जो आपको फल देता है, और लायबिलिटी एक ऐसा पालतू जानवर है जिसे आपको रोज खिलाना पड़ता है। और आखिर में लग्जरी की चीजें एक इनाम है। उन्हें कर्ज से नहीं बल्कि अपने एसेट से होने वाली आमदनी से खरीदें। पहले संपत्ति बनाएं, फिर उस संपत्ति से होने वाली कमाई से शौक पूरे करें। ये आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने का रास्ता है। यह सोच आपको सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करने के जाल से बाहर निकाल सकती है। और इस लेख का अंत एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी विचार पर होता है। ये कहता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति इस नींव को बना लेता है, यानी जब वो सच में अपने बिजनेस पर ध्यान देना सीख जाता है, तब वो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार होता है। हाँ, एक ऐसा रहस्य जो उन्हें बाकी सबसे बहुत आगे ले जाता है। ये एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा करता है। ऐसा कौन सा रहस्य हो सकता है जो इन सब बातों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जिनकी चर्चा हमने अभी की है?